हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उसकी इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और कुछ बेसिक टर्म्स जो इस पूरे चैप्टर में इन्वॉल्व होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कहां से इंट्रोड्यूस हुआ। एक्चुअल में देखने पर लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मल एंड डायनामिक्स। थर्मल एंड डायनामिक्स। थर्मल मीन्स होता है हीट और डायनामिक मीन्स मोशन। Actually, this word was introduced by the mechanical engineers. Those want to convert the heat into motion. Motion means mechanical work. यानी ये मैकेनिकल इंजीनियर्स ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना चाहते थे। सो what is the definition of thermodynamics? Thermodynamics is the branch of science which deals with the various forms of energies and give quantitative relationship between them. That is called as a thermodynamic. यानी ब्रांच की साइंस की वो ब्रांच जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को डील करती है और उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है, यानी कोई एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी के कितनी वैल्यू के इक्वल है, दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनेमिक्स। सो अब यदि हमें ये ना पता हो कि थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तब हम क्यों पढ़ेंगे इसको। तो इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में हेल्प्स टू प्रिडिक्ट whether a given process can take place under given set of conditions. Under given set of conditions यानी जो हमें कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस में क्या कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, that is tell by the thermodynamics. Second, it helps to predict the extent of reaction या extent of process before the attainment of equilibrium. अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम की अटेनमेंट से पहले, इक्विलिब्रियम के रीच होने से पहले कोई रिएक्शन कितनी परसेंट कंप्लीट हो चुकी है, वो भी हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। अब एक नया वर्ड आपके पास आया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक्चुअल में इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है जिस स्टेज पर हमें यह लगता है कि कोई प्रोसेस रुक गया है, लेकिन वहां पर उस स्टेज पर प्रोसेस रुकता नहीं है। रादर ये वो स्टेज है जिस स्टेज पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। यानी हमें देखने पे तो लगता है कि प्रोसेस स्टॉप कर गया है, बट प्रोसेस कैरी ऑन होता रहता है। जैसे इवेपोरेशन का मैं एग्जांपल ले सकते हैं, वेपर प्रेशर का एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो इक्विलिब्रियम को जो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे
वहां पर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो ये दो इसकी मेन इंपॉर्टेंस है कि एक तो हमें ये बताता है कि कोई प्रोसेस जो हमें कंडीशंस दी गई है उनमें हो सकता है या नहीं हो सकता है, और दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेज पर कोई प्रोसेस कोई रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है ये भी हमें थर्मोडायनेमिक्स ही बताता है। बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। वो लिमिटेशंस क्या है वो देखते हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोज आर नंबर 1, it does not tell about the mechanism of the reaction. Mechanism of the reaction or process. किसी भी प्रोसेस के या किसी भी एक रिएक्शन के ये मैकेनिज्म को नहीं बताता है। ये तो जरूर बताएगा कि वो प्रोसेस इनिशियल स्टेज पर कहां था और फिर कुछ चेंजेस होने के बाद वो फाइनल स्टेज पर कहां पहुंच गया, यानी उसकी फाइनल स्टेज क्या है। बट इट डज नॉट टेल कि फाइनल स्टेज तक आने के लिए उसने कौन सा पाथ ऑक्युपाई किया, मींस उसका मैकेनिज्म क्या है प्रोसेस का। सेकंड, इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द प्रोसेस, किस स्पीड से कोई रिएक्शन हुई है उसके बारे में भी ये नहीं बताएगा। थर्ड, इट डील्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इन द बल्क, but does not tell about the property of individual molecule or atom। ये पूरे किसी जिस भी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है उस पूरे की प्रॉपर्टीज को डील करेगा। ये नहीं बताएगा कि उस सिस्टम के अंदर जितने अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है, पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को ही ये एक्सप्लेन करता है। सो ये कुछ एक लिमिटेशंस थी थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम बात करेंगे कुछ एक बेसिक टर्म्स की। वो टर्म्स जो थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होती हैं वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under investigation। यानी यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी एनर्जी चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स excluding system is called surrounding। that is called as a surrounding। यानी सिस्टम को छोड़कर बाकी जितना भी पार्ट होगा सारा वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। अब ये जो सिस्टम होते हैं इनको हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज द open system। Open system is a system which can exchange heat as well as matter with the surrounding, with surroundings। यानी जो हीट को भी और मैटर को भी
सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे। सपोज एक कंटेनर के अंदर आपने पानी को बॉयल किया है, यदि आप उस कंटेनर को एज इट इज खुला रख देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो पानी ठंडा होता चला जाएगा, यानी हीट को जो सिस्टम है वो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगा। सेकंड, जो पानी है वो इवेपोरेट ऑफ होता रहेगा बाहर की तरफ, यानी मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। और एग्जांपल हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये भी सारे ओपन सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं। सेकंड जो सिस्टम है दैट इज द क्लोज्ड सिस्टम, a system which can exchange only heat with the surrounding, जो केवल हीट को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता, उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने कंटेनर का एग्जाम्पल लिया था, एक बॉइल्ड वाटर जिसमें हमने लिया हुआ था। यदि आप उसको ढक के रख देते हैं तो क्या होगा, वो गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा तो होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को यानी हीट को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है। परंतु मैटर वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा, यानी पानी इवेपोरेट ऑफ होके बाहर नहीं जा पाएगा, लिड के साथ वो कंडेंस करेगा, वापस कंडेंस होके दोबारा उसी कंटेनर के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा। सो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के साथ, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। और जो थर्ड सिस्टम होता है दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स सेपरेट, अकेला। सो ऐसा सिस्टम विच कैन not exchange heat and matter with the surrounding, जो ना तो हीट को और ना ही मैटर को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थर्मस फ्लास्क है हमारे पास, इंसुलेटेड होती है। यदि आप उसके अंदर गर्म चाय या कॉफी डाल के रखेंगे तो बहुत एक लॉन्ग टाइम तक वो गर्म ही रहती है, और जितनी आपने डाली है उतनी की उतनी ही रहेगी, कोई सराउंडिंग के साथ एक्सचेंजमेंट नहीं होगी। तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स कंडीशन ऑफ द सिस्टम, condition of the system in terms of certain measurable properties, like temperature, pressure, volume, etc. ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये मेजरेबल होती है, यानी ऑब्जर्वेबल होती है, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। इनकी टर्म्स में किसी सिस्टम की कंडीशन क्या होती है, यानी उसका कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे हम बात करते हैं किसी पर्सन के बारे में यदि हम पूछते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी इस समय क्या कंडीशन है, क्या स्टेट है, यानी उसकी कंडीशन क्या है, यानी वो कैसा है इस समय, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। और ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज इनको चेंज करके हम सिस्टम की कंडीशन को बदल सकते हैं, दैट इज व्हाई दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज अ स्टेट वेरिएबल्स। These measurable properties are called
स्टेट वेरिएबल्स। एक और हम बात करेंगे, दैट इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन is a physical quantity whose value depends on initial and final stage of the system. Final stage of the system and not depends upon path followed by the system. यानी कोई भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती है, इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि उसने फाइनल स्टेज तक आने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हम पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन का एग्जांपल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। कोई एक पर्सन जो ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पर जा रहा है, उसके पास दो ऑप्शन है 5th फ्लोर तक जाने के लिए, या तो वो स्टेयर से जाए या वो लिफ्ट से जाए। लेकिन जब वो ग्राउंड से 5th फ्लोर पर चला जाता है तो वो चाहे लिफ्ट से जाए चाहे स्टेयर से जाए, 5th फ्लोर पर जाने पर उसमें सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी 5th फ्लोर तक जाने के लिए उसने स्टेयर यूज की या वो लिफ्ट से गया, इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है। उस पर्सन के अंदर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों केसेस में। दैट इज व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड कर रही है। परंतु वर्क डन, यदि वो स्टेयर से जाता है तो डेफिनेटली वर्क डन बाय द पर्सन ज्यादा होगा। यदि वो लिफ्ट से जाता है तो वर्क डन मसल्स के द्वारा उसके बहुत कम होगा। दैट इज वाई ये पाथ फॉलो पर डिपेंड कर रहा है। दैट इज वाई वर्क डन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इनिशियल और फाइनल स्टेज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती है, कि यानी वो शुरू में कहां था और फाइनली कहां पर पहुंच गया चेंज होने के बाद, जो केवल इसी चीज पर डिपेंड करती है और पाथ फॉलो पर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी फाइनल स्टेज तक जाने के लिए उसने कौन सा पाथ ऑक्युपाई किया है, जो इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज are those which depends upon the amount of substance present within the system, यानी सिस्टम के अंदर कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है। जो भी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो इस चीज पर डिपेंड करती है कि कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, ये टर्म्स हम नहीं आगे पढ़ेंगे, एंट्रोपी एटसेट्रा, ये सारी की सारी जो होती हैं ये अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन द सिस्टम पर डिपेंड करती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसी तरह से जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज which depends upon the nature of matter present are called intensive properties। जो नेचर ऑफ मैटर पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपने लिया है, उनको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेंसिटी है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी की यदि हम बात करें, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, ये सभी क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। बिकॉज ये डिपेंड नहीं करता, जैसे हम फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना अमाउंट लिया है किसी सब्सटेंस का, बट ये डिपेंड करेगा कि वो अमाउंट, वो सब्सटेंस क्या है। जैसे वाटर हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा, यदि आपने इथाइल अल्कोहल लिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 70 के आसपास होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि वाटर आपने कितना लीटर लिया है या इथाइल अल्कोहल आपने कितना ml लिया है, बट ये डिपेंड करेगा कि आपने लिया क्या है। तो यानी उसके नेचर पर डिपेंड कर रही है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। बट देयर इज ए कंडीशन अंडर विच एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी मेड इंटेंसिव। वो कैसे? बाय स्पेसिफाइंग द यूनिट अमाउंट ऑफ substance concerned, we can change extensive property into intensive। यदि हम जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, यदि हम स्पेसिफाई कर दें क्या, यूनिट अमाउंट में उसको, देन जो प्रॉपर्टी होगी एक्सटेंसिव, वो क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम बोथ आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट यदि हम स्पेसिफाई कर दें कि मास कितना, 1 यूनिट वॉल्यूम का, देन मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो बाय स्पेसिफाइंग द यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंसर्न, वी कैन कन्वर्ट द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू द इंटेंसिव वन। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फिर क्या होता है? ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस is said to occur if a system changes from one state to other, that is called as a thermodynamic process। कब कहेंगे हम कि कोई प्रोसेस हुआ है? जब कोई एक सिस्टम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज हो जाता है, तब हम कहेंगे कि कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को हमने डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया है। पहला जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए प्रोसेस which is carried out at a constant temperature। कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है, उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। यानी यदि प्रोसेस के दौरान कोई हीट रिलीज होती है, दैट विल बी एक्सचेंज टू द सराउंडिंग। यदि हीट कम होती है, दैट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग।
सो दैट जो सिस्टम का टेम्परेचर है दैट शुड बी केप्ट कांस्टेंट. सो दैट इज कॉल्ड एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. सेकेंड इज एडियाबैटिक प्रोसेस. If a process is carried out in such a way that no heat can leave the system and no heat can enter the system. यदि ना तो कोई भी हीट सिस्टम के अंदर आ सके और ना ही सिस्टम से बाहर सराउंडिंग को एक्सचेंज हो सके, यदि कोई प्रोसेस इस तरीके से होता है तब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे. यानी इस प्रोसेस के दौरान यदि सिस्टम के अंदर एनर्जी चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वो सराउंडिंग को एक्सचेंज नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे. उसके बाद आ जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस. Isocoric process are those in which volume of the system is kept constant. यदि एक पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तब हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे. और आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम प्रेशर इज टू बी केप्ट कांस्टेंट. यदि सिस्टम का प्रेशर आप कांस्टेंट रखते हैं उस पूरे प्रोसेस के दौरान, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे. और एक प्रोसेस इसमें हम और स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक प्रोसेस. इफ द सिस्टम रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर undergoing a number of changes, then that system, that process is called as a cyclic process. Means पहले यहां पर वो इनिशियल स्टेज पर था, कोई उसके अंदर चेंजेस हुए, यहां पर गया एंड देन इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेज. उसी ओरिजिनल स्टेट पर यदि वो वापस आ गया है तब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस विच इज कैरिड आउट वेरी स्लोली एंड ऑल चेंजेस अकरिंग इन द डायरेक्ट प्रोसेस कैन बी एक्सैक्टली रिवर्स्ड. जो भी आप उस पर चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो एक्सैक्टली रिवर्स हो जाते हैं और जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम को बड़ी जल्दी से अटेन कर लेता है सराउंडिंग के साथ. दैट इज कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सपोज यदि हम यहां बात करें एक कंटेनर की जिसके अंदर हमने गैस एनक्लोज की हुई है, एक ऐसा सिलेंडर है जिसके अंदर हमने गैस एनक्लोज की है. यदि एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर P है, इंटरनल प्रेशर पिस्टन पर बाहर की ओर प्रेशर लगा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन पर अंदर की ओर प्रेशर लगा रहा है. इफ यदि आप इस पर कुछ पाइल्स ऑफ सैंड रख दें तो क्या होगा? बिकॉज पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम में थे, यानी जिसकी वजह से जो सिस्टम था, जो पिस्टन था, वो एक स्टैटिक कंडीशन में था. परंतु यदि आप कुछ पाइल्स ऑफ सैंड इस पर रख देते हैं
तो बाहर प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो जो पिस्टन है वो इनफाइनेटिसिमली स्लोली मूव करके अंदर की तरफ चला जाएगा और जल्दी से बाहर वाला और अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन करेगा, इक्वल करेगा, इक्विलिब्रियम अटेनमेंट हो जाएगी। बट यदि आप उतने ही पाइल्स ऑफ सैंड इस पर से हटा दें तो नाउ अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर कम हो गया। अगेन पिस्टन बाहर की ओर मूव करेगा, इमीडिएटली इट क्विकली एक्वायर्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सो दैट इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बाहर हो जाए, इक्वल हो जाए। जिस तरीके से ये सिस्टम एक्सटर्नली मूव कर रहा है, फिर बाहर प्रेशर बढ़ाने से इंटरनली मूव कर रहा है, लेकिन बार बार जो अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो क्विकली मेंटेन हो जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस जो रैपिडली कैरिड आउट होते हैं, बट आप उनको विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी यू कैन नॉट बी रिवर्स देम। आप उनको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, यानी उनकी इक्विलिब्रियम की अटेनमेंट तभी पॉसिबल है जब कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी हेल्प करती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब हम कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है दैट इज द इंटरनल एनर्जी। हमें पता है कि किसी एक सिस्टम में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, and there are so many other forms of energies are present within the system. So the total energy stored within the system, that is called as a internal energy E. So total energy stored within the system that is called as a internal energy, या total energy possessed by a system, that is called as the internal energy. Internal energy depends upon state of the system, यानी condition of the system, यानी initial and final stage of the system, and not on the path फॉलो पर डिपेंड नहीं करती है। दैट इज वाई इट इज ए स्टेट फंक्शन। सो इंटरनल एनर्जी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन द सिस्टम, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसीलिए क्योंकि इंटरनल एनर्जी अमाउंट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती है, कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू of internal energy, but it is the change in internal energy which can be determined. ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज को हम डिटरमिन कर सकते हैं, किसी एक सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिटरमिन नहीं कर सकते, because there are certain quantities, because there are certain types of energies which cannot be determined या which cannot be measured। कुछ ऐसी टाइप की एनर्जी सिस्टम के अंदर होती है जिनको हम मेजर नहीं कर पाते,
जिनको हम डिटरमिन नहीं कर पाते, इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू को तो डिटरमिन नहीं कर सकते, बट इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? डेल्टा ई और डेल्टा यू विच कैन बी मेजर्ड। डेल्टा ई क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी है, माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज की इंटरनल एनर्जी को यदि हम फाइनल स्टेज की इंटरनल एनर्जी में से घटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो वो हमें क्या देगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी देगा। या यदि हमें इसको प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना है, देन इट शुड बी रिटन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। यदि इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट की ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो मैथमेटिकली डेल्टा ई इज टेकन एज नेगेटिव। ये वैल्यू इतनी बड़ी हो गई तो मैथमेटिकली डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यानी यहां से देखिए आप, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी लेकिन प्रोडक्ट बनते बनते एनर्जी कम रह गई। इसका मतलब बाकी एनर्जी कहां गई? इसका मतलब वो सिस्टम से बाहर सराउंडिंग को एक्सचेंज हो गई, यानी सिस्टम से बाहर निकल गई। और ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उनको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा ई हमेशा नेगेटिव होता है। इसी तरीके से यदि एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, इसका मतलब रिएक्टेंट की कम थी, प्रोडक्ट की ज्यादा हो गई। कैसे ज्यादा हो गई? कहीं बाहर से सराउंडिंग से उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो मैथमेटिकली डेल्टा ई क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और सिस्टम फिर कौन सा हो जाएगा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएंगी, यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है।